सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेप ऑफ द लॉ का टेक्स्ट इंशाल्लाह। लेट्स सी कि इसके टेक्स्ट के अंदर क्या है। अच्छा, मैं ये टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। जो एपिक लिखने वाले होते थे ना, राइटर्स होते थे एपिक की, ये जिस तरह हमारे घरों में ट्रेडिशंस बनी हुई है ना, इसी तरह ट्रेडिशन थी एक कि वो लोग जो है ना, मैंने ये बात पहले भी की थी, जो ये जो ग्रीक लोग थे ना, इनके गॉड और गॉडेसेस होते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी हिस्ट्री है इनकी पूरी एक, इन्होंने अपने जो है ना ग्रीक लोगों ने हिस्ट्री बनाई हुई है कि वो लोग उसकी इबादत करते हैं। जैसे कि गॉड और गॉडेसेस, गॉड ऑफ सन था, गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ लाइट, गॉडेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इनकी आगे पूरी नस्ल है, पूरी नस्ल चल रही है आगे, फिर उनके बहन भाई, इस तरह करके ना ये पूरी इनकी एक नस्ल चल रही है। जिस तरह उन्होंने अपना एक सिस्टम, अपनी एक हिस्ट्री बनाई हुई है। उस हिस्ट्री के अंदर ना गॉडेस ऑफ पोइट्री भी है। ठीक है, जिस तरह गॉड ऑफ सन है, गॉड ऑफ लाइट है, गॉड ऑफ मून है, इवन के गॉड ऑफ वाइन। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे गॉड्स हैं। जब आप ड्रामा पढ़ेंगे ना इडिपस रेक्स, उसके अंदर आप ये सारे गॉड और गॉडेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह उनकी एक गॉड ऑफ पोइट्री भी है जिसको म्यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूज़। तो जिस तरह हम लोग घर में कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, तो हमारा जो कोई बड़ा होता है या सब्जेक्ट, अगर हमने फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल लेती भी हूँ, जिस तरह अगर आप मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि मैं किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से जाके जो है ना मैं एडवाइस लूँ, कोई मशवरा करूँ। ठीक है, उसके बाद आप उसके बारे में जो है वो लेते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, तो आपके घर में जो सबसे बड़ा बुज़ुर्ग होता है, आप उससे जाते हैं, आप उससे दुआ लेते हैं कि दुआ कीजिएगा हमारा ये काम ठीक हो। तो इसी तरह एपिक के अंदर जो लोग एपिक लिखते थे, एपिक राइटर्स जो थे, उनकी ये ट्रेडिशन थी कि वो लोग जो है म्यूज़ से जो है म्यूज़ को एक क्या कहूँ मैं कि ट्रेडिशन थी कि वो म्यूज़ से परमिशन लेते थे या उसको एड्रेस करके बताते थे कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आपकी मर्जी चाहिए हमें इस काम में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पहले ग्रीक के जो राइटर्स थे ना, जैसे कि होमर है, विर्जिल है, इलीड है, ठीक है, ये सारे जो राइटर्स थे ये ग्रीक के राइटर्स थे और ये ग्रैंड एपिक्स लिखते थे। ठीक है, इनकी जो एपिक्स होती थी वो एक सीरियस पर्पस पे होती थी, उसके अंदर वो कोई बड़ा काम करते थे, कोई बड़ा पर्पस होता था, कोई काफ़ी कारनामे, विक्ट्रीज जो है ना वो वहाँ पे गेन करते थे और फिर उसको सेलिब्रेट किया जाता था। यानी कि बड़े बड़े जो बिग डिस्प्यूट्स जो होते थे उसकी बात होती थी। लेकिन जो है यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है कि ये मॉक एपिक है, और मॉक एपिक की डेफिनेशन भी हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि मॉक एपिक क्या है। ये मॉक है, उस ग्रैंड एपिक की नकल है। हर वो काम जो उस ग्रैंड एपिक के अंदर किया गया था उसको कॉपी किया गया है। जो काम उस ग्रैंड एपिक के अंदर सीरियस था वो यहाँ पे ट्रिवियल बना के, यानी कि उसका जो पैटर्न है ना, जो पैटर्न है ग्रैंड, जो रियल एपिक है उसका जो पैटर्न है उसको फॉलो करके उसको उसने अम्यूजिंग वे में, ठीक है, और एक आप कह लें कि एक अम्यूजिंग वे में उसने लिखा है, कॉपी उसकी लिखी है, पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनको उस ग्रैंड एपिक के उलट कर दिया है। ठीक है, अगेंस्ट लिखी हुई है। उसमें सीरियस मैटर्स होते थे, यहाँ पे ट्रिवियल मैटर्स पे उसने बात की है। ठीक है, वहाँ पे बिग डिस्प्यूट्स होते थे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, जंगें होती थी तलवारों के साथ और वेपन्स के साथ हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक लड़ाई होगी, बैटल होगी, और उसके अंदर जो है हथियार कौन से यूज़ होंगे, जो लड़कियाँ ये पिन्स और ब्रोचेस वगैरह यूज़ करती हैं अपने बालों पे, हेयर बैंड्स वगैरह। ठीक है, वो ये वाले जो है ना वेपन्स यूज़ हो गए। इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह से उसने जो है ना वो बनाई हुई है, कॉपी की हुई है, ट्रिवियल पार्ट्स उसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता चल गया कि म्यूज़ का जो इनोवेशन, इसको बोलते हैं इनोवेशन टू म्यूज़, कि वो म्यूज़ जो है गॉडेस ऑफ पोइट्री, उससे वो परमिशन लेते हैं और उससे वो ब्लेसिंग्स लेके फिर कोई बड़ा काम करते थे। और क्योंकि ये एपिक है, ये लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, 12 बुक्स इसके ऊपर लिखी जाती हैं,
3,000 to 6,000 की थाउजेंड लाइन्स की ये जो है ना क्या कहते हैं पोइम्स हैं। तो एक बड़ा मैटर होता था वो जो है ब्लेसिंग्स लेके म्यूज़ की, क्योंकि उनका जो फेथ था या उनकी जो एक अकीदत थी वो उसके साथ थी, तो फिर जो है ना वो अपना काम स्टार्ट करते थे। तो जिस तरह ग्रैंड एपिक्स वालों ने या एपिक के ट्रेडिशन को एपिक के राइटर्स ने फॉलो किया, वही ट्रेडिशन इसने अम्यूजिंग वे में यहाँ पे फॉलो की है। अब देखते हैं इसके टेक्स्ट को क्या कहते हैं। अब ये बात हमने डिस्कस की थी ना कि ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी बेस्ड है कि टू फैमिलीज़ के दरमियान रिकन्साइलेशन करवाने के लिए उसने ये स्टोरी लिखी थी, ठीक है। और फिर उसने ये भी बताया, वो फिर ये भी बताता है हमें कि जब उसने अब स्टोरी स्टार्ट किया तो उसने अब बात का तो पता लगाना है ना कि भाई बात क्या हुई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा डिस्प्यूट टू फैमिलीज़ के दरमियान क्रिएट हो गया है कि वो जो आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग वो शेयर किया करते थे, अब वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, एनिमी हो गए हैं। तो इसलिए अब वो अपनी बड़ी एब्रप्ट स्टार्ट से एक सवालिया जो है ना वे में वो स्टार्ट करता है और कहता है कि व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम अमोरस काजी स्प्रिंग्स। व्हाट डायर, डायर का मतलब है डेंजरस, खतरनाक, ऑफेंस गुनाह, ठीक है, कोई ऐसी बुरी हरकत, ठीक है। फ्रॉम एमोरस, एमोरस कहते हैं लविंग, यहाँ पे वर्ड जो है ना इश्किया भी यूज़ हो सकता है। एमोरस जो है वो रोमांटिक और ये जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। काजीज स्प्रिंग्स, स्प्रिंग कहते हैं अपीयर होना, जाहिर होना। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डायर ऑफेंस, इतनी बड़ी इतनी खतरनाक क्या बात हो गई थी एक छोटे से एमोरस काज से, ठीक है। वो यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना कितनी कोई बड़ी बात हो गई थी कि बात कौन सी थी, वो यहाँ पे बात का पता लगा रहे हैं। वो कहता है व्हाट माइटी कंटेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, कहता क्या इतनी व्हाट माइटी कंटेस्ट, बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा फसाद, राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, कहता कि ऐसी भी क्या हरकत हो गई थी कि एक लविंग हरकत थी। आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो जो बैरन है ना वो प्रपोज करता है बेलिंडा को फॉर मैरिज, बेलिंडा उसको रिजेक्ट कर देती है और वो जो है वो लव करता है बेलिंडा से, जिसकी वजह से वो उसकी जो है ना वो लॉक ऑफ द ईयर को लॉक ऑफ हेयर को कट कर लेता है। तो अब ये एक एमोरस काज था, तो कहते हैं कि क्या व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमोरस काज स्प्रिंग्स, ठीक है। व्हाट माइटी कंटेंट्स राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, क्या कहते हैं कि इतना बड़ा फसाद इतनी छोटी सी बात पे क्रिएट हो सकता है। ट्रिवियल कहते हैं मामूली छोटी सी बात। आई सिंग दिस वर्ड टू कैरल, वो कहते हैं आई सिंग, मैं लिख रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, दिस वर्स कौन सी है, ये पूरी एपिक पोएम टू कैरल। कैरल कौन था, कैरल इसका फ्रेंड था, जिसने कैरल जो था वो म्यूचुअल फ्रेंड था उन टॉप फैमिलीज़ का। बैरन क्या नाम था उस लड़के का, पीटर, और पीटर था ना उसका नाम, जो ये बैरन की जगह पे लड़का है, मैंने उस दिन बताया था। और बेला फॉर्मर है ना एक तो लेडी जो है, आई थिंक आपको नहीं पता, ठीक है। वो कहते हैं कि जो पीटर फैमिली जो थी और जो अरबेला फॉर्मर्स की फैमिली थी, उन दोनों फैमिलीज़ का म्यूचुअल फ्रेंड था कैरल, और वो फ्रेंड था पोप का भी। तो उसने कहा, पोप को उसने रिक्वेस्ट की थी कि उन टू फैमिलीज़ की रिकन्सिलेशन करवाने के लिए तुम कोई पोइम लिखो। तो अब यहाँ पे वो पर्पस बता रहा है पोइम का। ये बेसिकली ये जो लाइंस हाईलाइटेड है ना, आप ये समझ लें कि सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पोइम है ये। ऊपर आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि दीज लाइन्स आर द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पोइम, फर्स्ट 9 लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे वो बात कर रहा है, कहता है आई सिंग दिस वर्स टू कैरल, मैं ये नज़म जो है कैरल के लिए लिख रहा हूँ। म्यूज़ इज़ ड्यू, अब ये देखें म्यूज़ को वो यहाँ पे ड्रेस कर रहा है। म्यूज़ इज़ ड्यू, म्यूज़ इज़ द गॉडेस ऑफ पोइट्री। अब वहाँ पे क्या होता, म्यूज़ जो थी वो गॉडेस ऑफ पोइट्री थी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो अब म्यूज़ से ब्लेसिंग ले रहा है, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, आगे वो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता चला जाएगा। फिर कहता है दिस इवन बेलिंडा इज़ द मेन एंड सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोइम। वो कहता है दिस इवन बेलिंडा, यहाँ पे वो
जो है सिंबॉलिकली बात करें अरबेला फॉर्मर की, वो कहता है अगर बेलिंडा जो है मैं वाउ शेफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कंडेंस करना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को मान लेना, तस्लीम कर लेना, ठीक है, नजर इनायत कर देना। वो कहता है कि अगर बेलिंडा भी, वो कहता है मैं ये पोइम तो अपने दोस्त के कहने पे गा रहा हूँ और म्यूज़ से भी इजाज़त ले ली है, लेकिन अगर बेलिंडा भी इस चीज़ को व्यू कर ले, देख ले इस पोइम को, इसको तस्लीम कर ले, एग्री हो जाए इस बात पे, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर दे, स्लाइट इज़ द सब्जेक्ट। कहता मुझे पता है कि स्लाइट है, सब्जेक्ट इसका बहुत जो है ना बहुत गैर अहम है, बट नॉट सो द प्रेज, लेकिन तारीफ नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे बताना चाह रहा है ना, वो कहता है कि जो है बेशक मेरी पोइम का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा स्लाइट है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये लिखी जाएगी, जो बातें इसमें डिस्कस होंगी वो क्या होंगी, उनको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाएगा। यहाँ पे पोइट जो है ना प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो अब जो है ना इस सारे का मैं एक अगर आपको सिंपल उर्दू में अगर कर दूँ अपनी वर्ड में, तो क्या कहता है कि मैं ये जो पोइम है ये मैं सिंग कर रहा हूँ, जो किस मामले पे, और उसमें इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से एमोरस काजिज जो होते हैं उससे कैसे कैसे डायर ऑफेंसेस जन्म लेते हैं, वो कैसे कैसे डायर ऑफेंसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर वो जो है वो ब्लेसिंग लेता है किससे, म्यूज़ से, और फिर कहता है कि ये पोइम तारीफ तो हासिल करेगी ही, प्रेज तो ये लेगी ही, लेकिन अगर बेलिंडा भी इसको एग्री करती है, ठीक है, इसको मान लेती है या इसको वो पसंद कर लेती है, तो ये जो क्या हो जाएगा, जो पोइट्री है वो क्या हो जाएगी, इफ़ शी इंस्पायर्स। अब यहाँ पे भी बेलिंडा की बात हो रही है, कहता है इफ़ शी इंस्पायर्स, अगर वो इंस्पायर हो जाती है और वो राज़ी हो जाती है कि वो रिकन्साइलेशन कर ले। यहाँ पे बेलिंडा यूज़ हो रहा है, शी जो है दो लेडीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम करंटली बात करें तो बेलिंडा की बात हो रही है, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो अरबेला फॉर्मर की बात हो रही है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए पोप ने पोइम लिखी थी वो उस पर्पस को भी फुलफिल करना चाह रहा है। कहता है इफ़ शी इंस्पायर्स, अगर वो इंस्पायर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बात जो थी ना, नाराज़ कौन थी फैमिली, बेलिंडा की फैमिली, अरबेला फॉर्मर की फैमिली जो थी वो बैरन या पीटर से नाराज़ थी, क्योंकि उसने उसकी लॉक ऑफ द हेयर कट की थी, ठीक है। तो इसलिए वो मनाना चाह रहा है बेलिंडा और अरबेला फॉर्मर को, एंड ही अप्रूव्स मे लेस। तो कहता है अगर बेलिंडा जो है वो इसको इंस्पायर हो जाती है इससे, तो फिर ये क्या होगा, ये मेरी जो पोइट्री है इसको लोग वैसे तो प्रेस करेंगे ही, तो इसके अंदर एक न्यू ट्रेंड जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, लोग इसको बहुत ज़्यादा, अब इसको अप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, कहता है बताओ कि ऐसा क्या स्ट्रेंज मोटिव हुआ था। गॉडेस, अब वो क्या, गॉडेस ऑफ म्यूज़ को बताओ, गॉडेस कुड कंपेल, वो कहता है ऐसी भी क्या बात हो गई थी गॉडेस के कुड कंपेल, जिसने मजबूर कर दिया अ वेल ब्रेड मतलब कि अ वेल मैनर्ड एंड वेल एजुकेटेड लॉर्ड मतलब लॉर्ड पीटर की बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है, टू असर्ट जिसने हमला कर दिया अ जेंटल बेली कहते हैं एक जो है यंग बैचलर लेडी को, ठीक है, जिसके भी जो मैरिड नहीं होती, यंग जो वेल ब्रेड लॉर्ड जो है यहाँ पे कहा गया है पीटर को। असल्ट जो कहता है ऐसा भी क्या, कौन सी ऐसी चीज़ ने मजबूर कर दिया था कि एक वेल मैनर्ड शख्स जो है वो एक जेंटल बेली के ऊपर जो है हमला असॉल्ट कर देता है। ओ वो कहता है ओ से व्हाट स्ट्रेंज काज, कहता बताओ तो सही कि ऐसा कौन सा मसला जो अभी तक यट अनएक्सप्लोर्ड, जो अभी तक गैर मालूम है कि किस वजह से ये सारा कुछ हुआ, और ये भी बता दो कि उसने ये असॉल्ट जो है किया क्यों, हालांकि वो खुद बड़ा वेल मैनर्ड बंदा था, तो ऐसी इल मैनर्ड हरकत उसने क्यों की। कुड मेक अ जेंटल बेली रिजेक्ट अ लॉर्ड, वो कहता है ओ से, वो कहता है इससे बड़ा मसला, एक तो ये स्ट्रेंज मोटिव है ना कि उसने हमला ही क्यों किया, वो कहता है इससे बड़ा मसला ये है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो सका कि ये जो जेंटल बेलीज होती हैं ये लॉर्ड्स को रिजेक्ट क्यों करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ना कहते हैं कुड मेक अ जेंटल बेली, कि कैसे एक जेंटल बेली एक यंग बैचलर गर्ल जो है वो रिजेक्ट कर सकती है एक लॉर्ड को, क्योंकि उस टाइम पे लेडीज़ का जो काम था वो यही था कि अभी प्राइड एंड प्रेजुडिस भी पढ़ेंगे ना आप, विक्टोरियन एरा का है, तो उसके अंदर भी ये था कि लेडीज़ जो हैं वो सीख करती थी हस्बैंड्स को मैरिज के लिए,
ठीक है। उनकी लाइफ का जो पर्पज़ ही ये था, आप देख लें मिसेस बेनेट की लाइफ का पर्पज़ एक ही था कि उसकी 5 की 5 डॉटर्स की किसी वेल एजुकेटेड और जो है किसी वेल ऑफ फैमिली में उनकी मैरिज हो जाए। तो उनके लाइफ का पर्पज़ ही ये था जस्ट, क्योंकि उनके पास ट्रेजर ऑफ मनीज थे, ठीक है। उनको कोई रोज़गार ढूंढना नहीं था, रिच और अपर क्लास से जो है वो बिलोंग करते, तो उनके पास एक ही काम था, यही वाला जो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कहते हैं इससे बड़ी स्ट्रेंज बात ये है कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से जो जेंटल वैलीज होती हैं, यंग बैचलर गर्ल्स होती हैं, वो रिजेक्ट कर देती हैं प्रपोजल्स ऑफ द बॉयज़। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम आप रिलेट कर पा रहे हैं। मैंने बताया ना कि बैरन ने प्रपोज किया था बेलिंडा को फॉर मैरिज, बट बेलिंडा ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसका उसने बदला उससे उसकी लॉक ऑफ हेयर कट करके लिया, ठीक है। आगे फिर क्या कहते हैं, एंड डिवेल्स कहता स्टे कर रहा है, एंड डिवेल्स सच रेज मतलब गुस्सा, तैश, इंतहा का गुस्सा, इन सॉफ्टेस्ट बोसम्स देन। कहते मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि मतलब हैरत की बात है ना कि कितने सॉफ्टन से मोस्टली ये समझा जाता है ना कि जो गर्ल्स होती हैं वो काफ़ी नरम मिजाज की होती हैं, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो है कैसे इनके सीनों के अंदर जो है इतना गुस्सा भरा हुआ है, हालांकि वो बड़ी सॉफ्टेस्ट बॉसम्स होती हैं, तो फिर कैसे उनके अंदर इतना गुस्सा जो है, सॉफ्टनेस और गुस्सा एक दोनों चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं। पोइट जो है ना कंफ्यूजिंग स्टेट में है। एंड लॉज सच डेयरिंग सोल्स इन लिटिल मैन, और कहते हैं इससे बड़ी हैरानगी की बात ये है कि छोटे छोटे जो लोग मतलब यंग बॉयज़ ही हैं अभी, जो कि मैच्योर्ड भी नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी जरूरत कैसे कर सकते। लॉज मतलब जरूरत करना, कहते हैं कि छोटे से कद के जो आदमी हैं इतने बड़े बड़े करेजियस मेंस वाले काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप खुद से बताएं कि एक हेयर लॉक हेयर जो है वो कट करना कोई इतना बड़ा ज़रूरतमंदाना काम है, लेकिन यहाँ पे वो छोटी सी बात को, ट्रिवियल थिंग को सीरियस और लंबी बना के पेश कर रहा है ना। उसने एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है, तो इसलिए वो कह रहा है कि कैसे एक तो जो है गुस्सा जो है वो इतना मतलब लड़कियां जो होती हैं वो सॉफ्ट नेचर की होती हैं, उनके अंदर इतना गुस्सा हो ही नहीं सकता, और दूसरा जो लिटिल मेंस हैं वो इतनी ज़रूरत कैसे कर सकते हैं। सोल थ्रो, सोल मतलब सन, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपको ब्रिटिश इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है। वो कहता है सोल, सन, थ्रो, वाइट कर्टन, शूट आ टाइमरस रे। टाइमरस मतलब के बुज़दिल, कावर्ड। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है पॉइंट, अब ना आपको बेलिंडा की सारी रूटीन बताएगा कि बेलिंडा कैसे सोती है, जब उठती है तो क्या करती है, उठ के वो कहाँ जाती है, सारा कुछ उसका वो आपको बताएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोल थ्रो वाइट कर्टन शूट आ टाइमरस रो, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उस दिन जो है सूरज ने, सोल ने, सन ने क्या किया, बेलिंडा के बेडरूम के जो अंदर जो कर्टन्स लगे हुए थे ना, उनके ऊपर डरते डरते जो अपनी रेस थी वो भेजी। अब जब सूरज निकलता है तो उसकी रेस तो पड़ती हैं। अब यहाँ पे वो एग्जैजरेट कर रहा है कि बेलिंडा की जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी थी कि सब उससे डरते थे, इवन के सन उससे डरता था। उसके वाइट कर्टन्स जो लगे हुए थे उसके रूम के अंदर, उसके ऊपर जो वो रेस सूरज की जो है वो रिफ्लेक्शन देती हैं, तो बड़ी टाइमरस होती हैं, मद्दम सी होती हैं, क्योंकि वो डर रही होती हैं। एंड ओपनड दोज आईज, और जब वो रेज पड़ती हैं तो वो अपनी आंखें खोलती, क्योंकि बेलिंडा सोई हुई है यहाँ पे, और वो अपनी आंखें खोलती है। दैट मस्ट एक्लिप्स द डे। अब एग्जैजरेशन देखें, एग्जैजरेशन कहते हैं बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, ठीक है, बात को बढ़ा चढ़ा के जैसे मैं कह दूं कि चांद ज़मीन पे उतर आया। अब कोई हमें लगता है कोई लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, तैयार होकर जब आती है हम कहते हैं आज तो चांद ज़मीन पे उतर आया। अब वो चांद हकीकत में ज़मीन पे तो नहीं उतरा, हम एग्जैजरेशन कर रहे हैं उसको, इतने एग्जैजरेशन कर दिया कि हमने लड़की को चांद बना दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब बेलिंडा अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों की चमक इतनी होती है कि जो दिन की रोशनी होती है वो मध्यम पड़ जाती है। एक्लिप्स मतलब गहना जाना, ठीक है, कम हो जाना, मध्यम पड़ जाना, तो एग्जैजरेशन है। नाउ लैप डॉग्स जो थे ना, बेलिंडा ने पालतू कुत्ते रखा हुआ था एक,
मतलब नाउ लैप डॉग्स गिव्स देमसेल्फ द राउजिंग शेक। राउजिंग शेक कहते हैं अंगड़ाई लेना, उठने के बाद जो है ना, उठते हैं जब वो। अब वो कहते हैं जब वो पढ़ती है ना एक्लिप्स, जब बेलिंडा आंखें खोलती है तो उसी टाइम जो है उसके जो लैप डॉग्स होते थे जो रात को देर तक जागते रहते थे, फिर वो अपनी जो उनकी जो एक नींद होती थी उसको दूर करने के लिए वो राउजिंग शेक लेते हैं, ठीक है, नींद को भगाने के लिए और फ्रेश होने के लिए। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर करते जाइएगा, साथ साथ पॉइंट लिखते जाइएगा। ये 18th सेंचुरी सोसाइटी की एक ट्रेडिशन थी कि स्लीपलेस लवर्स जो थे, क्योंकि मैंने बताया उनका काम ही था लव करना, अय्याशी करना, फजूल खर्ची करना, फजूल काम करना, ठीक है। तो उस टाइम क्या करते थे, रात को जो है ना देर देर तक जो है जागते रहते थे लवर्स। रात को 12, 1 बजे, 2 बजे तक वो जागते रहते थे और फिर अगले दिन सुबह को 12 बजे उठते थे, दोपहर को 12 बजे उठते थे, उनका ये रूटीन थी। अब महजिब जो एक वेल मैनर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होती है, जिसके कुछ प्रिंसिपल, जिसके कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कि यहाँ पे ये असूल होते हैं कि आप अगर रात को 12 बजे सो रहे हैं और दिन को 12 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द कॉमन स्लोगन ऑफ ऑल द नेशंस, ऑफ ऑल द सोसाइटीज़। अगर उसको कोई वायलेट कर रहा है, जब एक बंदा वायलेशन स्टार्ट करता है तो उसको देख के एक बंदा कोई काम स्टार्ट कर लेना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मेजॉरिटी उसके पीछे आ जाती है, चाहे उसको टाइम लग जाए। और जब मेजॉरिटी आ जाती है, अगर वो नेगेटिव काम होता है, अगर वो बंदा नेगेटिव होता है तो आपकी पूरी सोसाइटी नेगेटिव हो जाती है, और अगर वो बंदा पॉजिटिव होता है तो आपकी पूरी सोसाइटी पॉजिटिव हो जाती है। और उस टाइम की जो 18th सेंचुरी सोसाइटी थी वो क्या थी, वो सारी की सारी नेगेटिव थी। नेगेटिव इस वे में नहीं थी कि वो कोई नेगेटिव बातें करते, बल्कि वो फजूल, मतलब प्रोडक्टिव काम नहीं करते थे। अपर क्लास के बच्चे थे और वो अपर क्लास वाली होते ही करते थे। अब वो क्या कहते हैं, एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। अब दिन को 12 बजे उठते हैं। थ्रिस रंग द बेल। अब बेलिंडा जो है 3 बार वो उठती है 12 बजे। अब क्या करती है, थ्रिस 3 बार वो बेल रंग करती है, जो उसके पास सरहाने उसकी पड़ी हुई होती है ना, इंटरकॉम आप बोल रहे हैं उसको, वो रंग करती है। द स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड, ठीक है। और जब बेल से कोई नहीं आता तो जो उसके स्लीपर्स होते हैं वो उससे फर्श को नॉक करती है, ग्राउंड को नॉक करती है। एंड देन प्रेस्ड वाश्ड रिटर्न अ सिल्वर साउंड। उसके बाद वो क्या करती है, 3 बार घंटी बजाने के बाद जब कोई भी वो नहीं होता ना, तो उसने क्या किया, जब वो स्लीपर नॉक करती है ग्राउंड के ऊपर, जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर वो क्या करती है, वो टाइम देखने के लिए जो उसकी वॉच होती है उसको रिटर्न करती है। तो एक सिल्वर सी साउंड जो है, एक डिसेंट सी साउंड जो है क्रिएट होती है। अब ये साउंड का क्रिएट होना कि आप टाइम देखने के लिए वॉच ओपन करते हैं, और साउंड क्रिएट होना किस चीज़, एग्जैजरेशन को, या उनकी जो अपर क्लास की जो है फजूल की ट्रेडिशंस हैं, ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, बेलिंडा स्टिल हैड डाउनी पिलो प्रेस्ड। अब क्या है, डाउनी पिलो आराम की तकिया। अब बेलिंडा जो है अभी वो बेल बजाने के बाद ना फिर सो गई है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि अभी तक जो है ना बेलिंडा 12 बजने के बाद भी सोई हुई है अपने आरामदेह बिस्तर के ऊपर। हर गार्डियन सेल्फ प्रोलॉन्ग द बामी रेस्ट। बामी कहते हैं कंफर्टेबल। अब गार्डियन सिल्फ जो है ना वो एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है। यहाँ पे जो एपिक है उसके अंदर, जो एपिक्स की ट्रेडिशन है ना, एपिक की ट्रेडिशन है, उसके अंदर ये ट्रेडिशन थी कि सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज़ किया जाता था। इसको सुपर नेचुरल मशीनरी बोलते हैं, ठीक है। ये सिल्फ जो है ना ये एक सुपर नेचुरल किस्म की एक आप कह लें कि क्रिएचर है, जिसको उसकी गार्डियन के लिए लगाया गया है, ठीक है। और अब मैं इस सिल्फ के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये सिल्फ जो है ना ये इतनी टाइनी और इनविजिबल स्पिरिट्स है जो नज़र नहीं आती लेकिन अपना काम करती हैं। और ये किस लिए हैं, ये बेलिंडा की प्रोटेक्शन के लिए दी हुई हैं कि इतनी अपर क्लास से बिलोंग करती थी और वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। अभी उसकी ब्यूटी को देखना कैसे एग्जैजरेट करता है राइटर। वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि उसकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए सिल्फ और गार्डियंस हायर किए हुए थे।
अब जो उसका गार्डियन सिल्फ जो होता है, जो एक आर्मी उन्होंने दी होती है उसकी इनविजिबल स्पीड्स की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस आर्मी का जो कैप्टन होता है वो होता है सिल्फ। अब वो क्या कहता है, हर गार्डियन सिल्फ जो है ना वो क्या कर देता है, जब वो सोई भी होती है ना तो उसकी कंफर्टेबल रेस्ट को प्रोलॉन्ग कर देता है, लंबा कर देता है कि आराम से सो सके। ट्वेज लिखा हुआ है लेकिन ये है इट वाज ही हैड समन्ड मतलब एडजस्ट करना, बुलाना, टू हर साइलेंट बेड। ठीक है, अब वो क्या हुआ, उसने क्या किया, उसके साइलेंट बेड पे गया। द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर्ड हर हेड, क्या उसने सुना, जो मॉर्निंग का जो ड्रीम था, जब वो सोई हुई थी उसको कोई ड्रीम आ रहा था, ड्रीम। अब वो कहता है कि जब उसको वो प्रोलॉन्ग, आपने देखा ना कि प्रोलॉन्ग कर देता है उसकी बामी रेस्ट को, किस तरह से प्रोलॉन्ग करता है, उसके बिस्तर के ऊपर वो एक मॉर्निंग का ड्रीम जो है ना वो उसको भेज देता है ताकि वो अच्छा सा उसको एक ड्रीम आए और वो जो है खूबसूरती के साथ सो सके, कंफर्टेबल बामी रेस्ट कर सके। अ यूथ मोर ग्लिट रिंग देन अ बर्थ नाइट व्यू। बर्थ नाइट व्यू जो है ना, यहाँ पे व्यू का लफ्ज़ बार बार यूज़ होगा, और व्यू कहते हैं एक यंग लैड को, एक यंग बॉय को। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जो सिल्फ है, जो सिल्फ था ना, ये गार्डियन सिल्फ, उसने क्या किया, अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ नाइट व्यू। अब वो जो सिल्फ है ना उसने चेंज कर ली अपनी जो क्रिएशन थी या अपनी जो फॉर्म थी ना, उसकी बॉडी उसने चेंज करके ऐसे शख्स के रूप में आ गया, इतनी चमक धमक और इतना मोर ग्लिटरिंग, मतलब कि एक जो व्यू है जो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है, रॉयल जो है लिबास है वो पहन के, उससे भी, और वो चमक रहा होता है, ग्लिटरिंग कर रहा होता है, ग्लो कर रहा है, उससे भी ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है वो सिल्फ जो उसने अपनी न्यू फॉर्म ली है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, अब वो क्या करता है, अब वो जो सिल्फ होता है ना, गार्डियन सिल्फ, और कहता है दैट इवन इन स्लम्बर, स्लम्बर कहते हैं हल्की सी नींद में, कास्ट हर चीक टू ग्लो, सीम्ड टू हर ईयर हिज विनिंग लिप्स टू ले। विनिंग कहते हैं कोशिश। अब वो कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे वो, अब जो सिल्फ था ना उसने एक जो है यंग और ब्यूटीफुल गाय का जो एक फॉर्म है वो लिया। वो क्या करता है, ऐसे जैसे नींद में जो बेलिंडा के ईयर्स होते हैं उसमें जाके वो कुछ विस्पर करता है, कुछ ऐसा विस्पर करता है कि नींद में ही बेलिंडा जो है वो ग्लो करने लगती है, ब्लश करने लगती है, ठीक है, शर्म से। एंड दस इन विस्पर्स सेड और सीम्ड टू से, अब वो जो विस्पर कर रहा होता है ना उसके कान में सोई हुई के, अब कहता है शायद वो ये कह रहा था, आगे देखते हैं कि वो क्या कहता है। फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, अच्छा ये लाइन्स मार्क कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स दाओ डिस्टिंग्विश्ड केयर, फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स के दुनिया के तमाम इंसानों से खूबसूरत तरीन लड़की, दाओ यू डिस्टिंग्विश्ड केयर, तुम्हें खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि तुम दुनिया के तमाम इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें डिस्टिंग्विश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत है फॉर योर फेयरनेस ऑफ 1000 ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर। आगे वो कह रहा है कि किस तरह तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्ट किया जाएगा, 1000 हज़ारों की तादाद में ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, वो जो सिल्फ की जो आर्मी थी उसके जो लोग जो हैं, इफ़ एयर वन विजन टच्ड द इन्फिनिट थॉट, कहता वो इतने ज़्यादा हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हम ऐसे लग रहा है अगर तुमने कभी जब बच्ची थी, इनोसेंसी के स्टेट में थी, अगर तुमने कभी कोई ख्वाब देखा हो, कोई विज़न, कोई ख्याल देखा हो, ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टाट, या वो चीज़ें जो तुम्हें तुम्हारी नर्स वो जो उसको इन्फेंसी में पढ़ा जो है उसको प्रोटेक्ट करती थी या उसको लुक आफ्टर करती थी, उसके बाद प्रीस्ट जब वो फॉर्मल एजुकेशन की लाइफ में आती है तो उसमें प्रीस्ट ने जो पढ़ाया, वो कहते हैं तुमने कभी नहीं सुना होगा कि जो प्रीस्ट ने पढ़ाया या तुम्हारी नर्स ने सिखाया, क्या सिखाया, ऑफ एरी एल्व्स बाय मूनलाइट शैडोज सीन। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको परियों की कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है, चंदा मामू की कहानियाँ सुनाते हैं, तो वो यही उसकी बात कर रहा है कि तुम्हें उन्होंने बताया होगा कि किस तरह से एरी एल्व्स कोई हवाई मखलूक होती है
जो कि मूनलाइट के शेडोज की तरह नजर आती है। द सिल्वर टोकन एंड द सर्कल्ड ग्रीन। अब वो कहते हैं, हम कहते थे ना कि चंदा मामू कहते हैं चांद पे परियां रहती हैं, बच्चे जब सो जाते हैं परियां नीचे आती हैं, ठीक है। इस तरह ये भी ये ज़रा उसी टाइप की स्टोरी है। अब वो कह रहा है कि अगर तुम्हें कभी याद हो जो तुम्हें स्टोरीज सुनाई गई थी प्रीस्ट ने या तुम्हारी नर्स ने, कि तुमने परियों जैसी कोई एरी एल्व्स जो है वो देखी होगी, जिनकी मौजूदगी का पता सुबह के टाइम कैसे लगता था, या तो वो उनकी जो शूज़ होते थे उसके अंदर कोई सिल्वर कॉइन छोड़ जाती थी, या फिर सर्कल्ड ग्रीन। सर्कल्ड ग्रीन का मतलब ये था कि जो क्या कहते हैं, सर्कल्ड ग्रीन के जो सरसब्ज मैदान होते हैं उसमें क्या, और विजन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स। जो सर्कल्ड ग्रीन कलर के जो गार्डन्स होते हैं उसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे को फेरीज कोई विजन जो है, विजन कहते हैं एक बैचलर गर्ल को, ठीक है। एंजल पावर्स ऐसे जैसे आप मतलब कि वो यंग जो ग्रीनरी होती है हर तरफ से फेयरेस्ट मौसम, तो कहता है उसमें ऐसे लगता है जैसे कुछ परियां जो है फिर रही हूँ। तो वो जो मैंने अभी बात की कि हमारे यहाँ मिक्स बनी हुई है ना, हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, तो वो ऐसी ही स्टोरीज के परियां आती हैं, और वो उसको ना बेसिकली इसका पर्पस ये है कि वो राइटर जो है ना वो सिर्फ जो है वो यकीन दिलाना चाह रहा है बेलिंडा को कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, विथ गोल्डन क्राउन्स एंड रीथ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स। अब उनके सरों के ऊपर क्या थे, रीथ्स गुलदस्ते, हार, क्राउन्स गोल्डन कलर के, और बहुत ज़्यादा उन्होंने फ्लावर्स पहने होते हैं। हियर एंड बिलीव। अब ये लाइन जो है ना ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो उसको कह रहा है हियर एंड बिलीव, सुनो और यकीन करो, दाई ओन इम्पोर्टेंस नाउ, अपनी अहमियत को खुद जानो। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वो बेलिंडा को यहाँ पे नसीहत कर रहा है कि हियर एंड बिलीव, देखो सुनो और यकीन करो, इस पे अमल करो। दाई ओन इम्पोर्टेंस नाउ, अपनी खुद की अहमियत को जानो। नोर बाउंड दे नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो। नोर बाउंड्स थाई नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो, ठीक है। वो कहता है तुम अपनी अहमियत को जानो और अपने आप को ना दुनियावी चीज़ों तक महदूद ना करो, ठीक है। यहाँ पे सिल्फ जो है ना वो वार्निंग दे रहा है बेलिंडा को, ठीक है। ये देखें वार्निंग का लफ्ज़ लिखा ना कि वो वार्निंग दे रहा है बेलिंडा को कि देयर इज समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। लेकिन क्या है यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगी कि आप देखेंगे कि वो सारा कुछ सुनने के बावजूद भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके, जो कि ये इम्पोर्टेंट और सीरियस थिंग है, वो इसको नज़रअंदाज करेगी। जी, तो अब वो क्या कह रहा है उसको यहाँ पे ना, बेसिकली सिर्फ जो है वो यकीन दिलवाना चाह रहा है उसको, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे वार्निंग देने के बाद कहते हैं सम सीक्रेट ट्रूथ फ्रॉम लर्नड प्राइड कंसील्ड। वो कहता है कुछ ट्रूथ ऐसे होते हैं जो कि लर्न प्राइड जो मगरूर, जो मतलब ज़्यादा पढ़ने के बाद जो मगरूर हो गए होते हैं ना लोग, यानी कि यहाँ पे हाईली जो प्रेस्टिजियस जो एक डेजिग्नेशन है, जो चर्च के प्रीस्ट होते थे जिनको ये लोग मानते थे, वो कहता है उनसे भी ये बातें छुपाई जाती हैं, कुछ बातें छुपाई जाती हैं, ठीक है। और वो बातें जो छुपाई जाती हैं वो किसको बताई जाती हैं, टू मेड्स अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड। वो दोशीज़ाओं को और बच्चों को सिर्फ बताई जाती हैं। बट दाओ नो क्रेडिट डाउनिंग विट्स में गिव। कहता है ये बात ऐसी है। अब आपको समझ आ रही है, आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसे ही बात है। आगे वो कह रहा है कि हाँ कुछ लोग जो विट वाले हैं, अक्लमंद लोग हैं ना, वो कहेंगे ये तो ऐसे ही है। अब कोई बंदा भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा ना कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी है तो उसको इतनी ज़्यादा फौज है, जो इनविजिबल स्पिरिट्स जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगी। वो इसलिए यहाँ पे वो उसको एज्यूम करवा रहा है पक्का कि भाई जो अक्लमंद लोग हैं ये बातें कहता है कि लर्न प्राइड जो आलिम है उनको तो बताई ही नहीं जाती, सिर्फ बच्चों और दोशीज़ों को बताई जाती हैं। दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं। और वो जो कुछ विट्स वाले लोग होते हैं वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। वो कहता है द फेयर एंड इनोसेंट शेल स्टिल बिलीव। लेकिन कहता है जो लेडीज़ होती हैं ओह सॉरी
अच्छा यहाँ पे थे, अब यहाँ पे वो अच्छा ये रिकॉर्ड हो ही गया, उसमें फिर सुन लीजिएगा अब यहाँ से, ठीक है, या मैं रिपीट ही कर देती हूँ। अब कह रहा है, अब यहाँ पे उसको बताने के बाद कह रहा है कि सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्न प्राइड कंटिन्यूज। लर्न प्राइड मतलब कि आलिम, सबसे बड़े आलिम, वो कहता है ऐसी बातें। अब यहाँ पे ना बेसिकली वो उसको एज्यूम करवाना चाह रहा है, पक्का पक्का यकीन दिलवाना चाह रहा है कि तुम मेरी बात पे यकीन कर लो, अगर कोई ज़्यादा ही आप उसमें पढ़ते हैं। वो कहते हैं ऐसी बातें, जो ये बातें जो हैं वो लर्न प्राइड जो है मैंस, उनको नहीं बताई जाती, उनसे छुपाई जाती हैं। और किसको बताई जाती हैं? टू मेड्स, दुशीज़ाओं को, यंग गर्ल्स को, अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड। ये बच्चों और दुशीज़ाओं को बताई जाती हैं क्योंकि दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं, यकीन कर लेते हैं। अब ये बात सुन के या पीछे पढ़ के कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी है तो उसको कोई इनविजिबल स्पिरिट्स जो हैं वो आके गार्ड करेंगी, क्या आप इस बात पे बिलीव करती हैं? नहीं करती। इस वजह से आगे वो इसी बात को जस्टिफाई कर रहा है कि व्हाट दाओ नो क्रेडिट डाउनिंग विट्स में गिव। कहता है कुछ अक्लमंद लोग, विट वाले लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं देंगे। द फेयर एंड इनोसेंट स्टिल बिलीव। कहता तुम इनोसेंट भी हो, फेयर भी हो, फिर भी अगर वो तुम्हें भटकाएं या कुछ कहें फिर भी तुमने इस बात पे बिलीव करना है। नाउ देन, और इस बात को जानना है कि अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड थी फ्लाई, कि अननंबर्ड लात दाद स्पिरिट्स जो हैं वो तुम्हारे इर्द गिर्द फ्लाई कर रही हैं, तुम्हें क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। द लाइट मिलिशिया, मिलिशिया कहते हैं आर्मी को, फ्रॉम ऑफ द लोअर स्काई। वो कहता है लोअर स्काई की जो लाइट मिलिशिया जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। दीज द अनसीन आर इवर ऑन द विंग। कहते हैं जो अनसीन स्पिरिट्स हैं इनके विंग्स हैं, पर हैं। हैंग और द बॉक्स एंड होवर राउंड द रिंग। अब कहता है इनकी ड्यूटीज़ है, कोई तुम्हारी बॉक्स के ऊपर हैंग ओवर करेगा। बॉक्स जो उसका जो थिएटर है जहाँ पे वो जाती है, तैयार होती है, ये एक्टिंग वगैरह जो उसकी है। वो कहते हैं कि एक एक चीज़ तुम्हारी जो चीज़ है, इवन उसके ड्रेसेस हैं, उसका मेकअप है, हर चीज़ को एक एक स्पिरिट जो है ना वो गार्ड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देख लें कि ये क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सबसे पहले तो इसलिए इसमें उन्होंने वार्निंग दी है उसको कि तुमने अपने आप को सेफ रखना है, हर सेल्फ, ठीक है। वार्निंग ऑफ सिल्फ टू सेफ हर सेल्फ। अब ये अनइम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ये जो चीज़ें अभी डिस्कस हो रही हैं ना, आगे जाके बेलिंडा को पता चलेगा, रिवील होंगे कि ये चीज़ें उसको पहले प्रिडिक्ट कर दी गई थी, लेकिन उसने कोई एक्शन ना लेते हुए इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो अब मुसीबत में और मुश्किल में फंसी है। एक तो ये हो गया। दूसरे ये लाइन में भी वो उसको वार्निंग दे रहा है कि हियर एंड बिलीव, मेरी बात सुनो और इस पर यकीन करो, और बेलिंडा नहीं करती, ठीक है। आगे पे क्या कह रहा है, ये जो बाकी आगे ये वाली लाइंस है, इस लाइंस में क्या है? दैट लेट्स टू स्टायर ऑन द सोसाइटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिवियल थिंग्स। अब ये देखिए वो इतना कुछ उसको एज्यूम करवा रहा है, उसके लिए आर्गूमेंट्स दे रहा है। किस लिए दे रहा है? क्योंकि वो उसको एज्यूम करवाना चाहता है, उसको बताना चाहता है कि इतनी ये जो है ना इम्पोर्टेंस है तुम्हारी खूबसूरती की या इस चीज़ों की। अगर इसको देखा जाए तो ये फजूल चीज़ें नहीं है कि इतनी सी बात समझाने के लिए वो इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। तो पॉप ने सटायर किया है ऑन द रफनेस ऑफ द सोसाइटी, कि किस तरह की रफ चीज़ें डिस्कस हो रही है सोसाइटी के अंदर। प्रोडक्टिव चीज़ों की बजाय कोई इम्प्रेसिव और जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने के बजाय ये फजूल की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और यहाँ पे वो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिवियल थिंग्स को बताता है कि 18th सेंचुरी के अंदर कैसे सीरियस और इम्पोर्टेंट थिंग्स को रिप्लेस कर दिया गया था अनसीरियस, अम्यूजिंग और ट्रिवियल थिंग्स के साथ, ठीक है। ये हमने 44 लाइंस पढ़ी हैं, 50 लाइंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर लैंग्वेज को देखेंगे। आगे कहता है थिंक व्हाट एन एपिकेज मतलब के वेल एक्यूप्ड दाउ हास्ट इन हियर। कहता तुम देखो कि कैसे खिदमत और बावर्दी खिदमतगार जो हैं तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। एंड व्यू द विद स्कोर एंड 2 पेजेस एंड चेयर। पेजेस 2 पेजेस मतलब 2 सर्वेंट्स, ठीक है। कहता है और हकारत की नज़र से देखो कि दुनिया के अंदर ये तुम्हें जो एक चेयर मतलब के कुछ तुम्हें मिली हुई है, थोड़ी बहुत जो है ना गार्ड प्रोटेक्शन तुम्हें मिली हुई है, ये गार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, लेकिन तुम उस चीज़ पे देखो, एयर के अंदर देखो कि कितने लोग हैं। उसके मुकाबले में तो ये 2 जो तुम्हारे सर्वेंट जो हैं वो किसी भी काम के नहीं हैं। एज नाउ योर ओन आवर बीइंग वर ऑफ ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे रियलिटी और इमेजिनेशन का जो है ना वो कॉम्बिनेशन हो रहा है बेसिकली। एयर में देखना
और हकीकत में एयर के अंदर इतने ज़्यादा अननंबर्ड इक्विप्ड जो हैं वो गार्ड्स हैं, जबकि दूसरे जो हैं एक चेयर और 2 पेजेस जो हैं वो थोड़े हैं बिल्कुल। और ये जो 2 पेजेस और 1 चेयर है ये रियलिटी है, और फिर जो एयर के अंदर मखलूक है वो इमेजिनेशन है। अब सेल फोन को क्या कहता है? एज नाउ योर ओन, जैसे तुम हो ना, आवर बीइंग्स वर ऑफ ओल्ड, हम लोग भी ऐसे ही हुआ करते। अब सिर्फ अपनी हकीकत बताएगा कि वो कौन है, क्या थी। वो कहता है जिस तरह की तुम हो ना अब, इस तरह की हम भी हुआ करते थे। एंड वंस इनक्लोज्ड सॉरी एंड वंस इनक्लोज्ड वीमेंस ब्यूटीज मोल्ड। वो कहता है हम लोग भी कभी, हमारा फॉर्म फिगर वीमेंस का हुआ करता बहुत ज़्यादा खूबसूरत। थैंक्स बाय अ सॉफ्ट ट्रांजिशन वी रिपेयर, उसके बाद एक सॉफ्ट सी ट्रांजिशन हुई, तब्दीली हुई, और हम दोबारा से बन गई। फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर, ठीक है। अर्थली व्हीकल्स मतलब कि अर्थ के अंदर जो वीमेंस रियल में बिलोंग करती हैं उनसे एयर की क्रिएचर्स बन गई हैं, ठीक है। अब 50 लाइंस हो गई हैं इसकी। अब ये एयरली क्रिएचर्स कैसे बनी, क्यों, इसका सारा जो है ना वो आगे आपको बताएंगे, कल इस चीज़ में आगे डिस्कस होगा, ठीक है। आज की हमारी 50 लाइंस हैं। ज़रा इसकी रिहाइम स्कीम वगैरह को देख लें। मैंने शायद पहले लेक्चर में बताया था कि ये हीरोइक कपलेट है। अब देखें ज़रा, स्प्रिंग्स और थिंग्स, ड्यू, व्यू, प्रेज, लेज, कंपेल, बेल, एक्सप्लोर्ड, लॉर्ड, then man, ray, day, shake, awake, ground, sound, pressed, rest, bed, head, view, glue, lay, say, care, air, thought, taught, seen, green, pause, flowers, now, below, concealed, revealed, give, believe, fly, sky, wing, ring, air, chair, old, mold, repair और air, ठीक है। पता चल गया कि एंडिंग 2 लाइन जो हैं वो एक जैसी रिहाइम कर रही हैं। तो ये कौन सा कपलेट है? मैम हीरोइक कपलेट यूज हुआ। हाँ जी, ये हीरोइक कपलेट है। उसके बाद हीरोइक कपलेट यूज़ किया है, और इसने अयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है। एनाफोरा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। एनाफोरा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। बाकी की जो क्या कहते हैं आपकी लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो आज आपने इन 50 लाइंस में से निकालनी है। जो पीछे मैंने करवाई है ना उनको रिपीट करना है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में वो वाली सारी हमारी पीछे रह जाएंगी। अब आगे से हम न्यू टेंस जो है वो हम सीखेंगे इसी रेप ऑफ द लॉग के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी मज़ीद लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर हमने सीखनी है। वो जो मैं फोनोलॉजिकल लेवल और वो सारे वो कह रही थी वो हमने इसी के अंदर अप्लाई करनी है, ठीक है जी। मैम कल के दिन क्लास में क्या पढ़ाया था आपने? कल बेटे टेस्ट था। मेरे ज़हन में नहीं रहा था कि टेस्ट है, तो मैंने क्लास ऑर्गेनाइज़ कर ली। वो जब ज़ैनब क्लास में आई तो उन्होंने कहा मैम हमने टेस्ट प्रिपेयर किया हुआ है, टेस्ट